आज का ये वीडियो डायबिटीज के Q&A सीरीज का हिस्सा है। मतलब आपके सवाल और हमारे जवाब। और इसमें जो पूछे गए सवाल हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। कैन यू हेल्प इन ट्रीटिंग डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड डायबिटिक रेटाइनोपैथी? ये पूछना चाहते हैं कि क्या मैं इनकी डायबिटिक न्यूरोपैथी और डायबिटिक रेटाइनोपैथी के इलाज में इनकी मदद कर सकता हूं। दूसरा सवाल पूछते हैं, इज इट ओके टू ड्रिंक A2 मिल्क फॉर डायबिटिक डाइट पेशेंट? क्या टाइप 2 डायबिटीज के अंदर A2 दूध का सेवन करना पूरी तरह सेफ है या कैसा है, किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? और तीसरा सवाल थोड़ा सा हट करके है, प्लीज डोंट मिसगाइड, योर ऑल पोस्ट्स आर नॉट ट्रीटमेंट बेस्ड। ये इन सज्जन ने लिखा है, इसके बारे में भी जानेंगे, चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल और यदि आप भी डायबिटिक हैं और अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, रेमिजन या रिवर्सल करना चाहते हैं और अपने ग्लूकोमीटर, दवाइयां और इंसुलिन के इंजेक्शन को बाय करना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हमारे डायबिटीज कंट्रोल और रिवर्सल प्रोग्राम का हिस्सा बने। आज का पहला सवाल पूछा है मिस्टर पंकज कोठारी ने। बोलते हैं, क्या डायबिटीज में इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं? तो मेरा सभी डायबिटीज के मरीजों को कहना है कि डायबिटीज में, खासतौर से टाइप 2 डायबिटीज में, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए उन लोगों को जिनका वजन नॉर्मल से अधिक है। और ये करना जरूरी है, परंतु आपके डॉक्टर्स अक्सर इसके लिए मना करते हैं। उसकी एक वजह है, दरअसल आपके डॉक्टर्स आपकी ब्लड शुगर को मैनेज करना सिखाते हैं। मतलब आप लाइफ टाइम डायबिटिक रहिए, अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखिए, नॉर्मल रेंज में रखिए, ये उनका एम होता है। तो उनका कहना गलत नहीं है कि आपको फास्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप फास्टिंग करेंगे आपकी ब्लड शुगर नीचे चली जाएगी और अगर मान लीजिए वो 70 से नीचे चली गई, 40, 50, 30, तो आप फेंट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में उनका कहना होता है आप हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाइए, क्योंकि उनको मालूम है अगर आप फेंट हो गए तो ये इमरजेंसी हो जाएगी। पर अगर ब्लड शुगर आपकी बढ़ गई तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आने वाले समय में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और कॉम्प्लिकेशन करने के लिए तो हम हैं ही, तो उसमें उतनी रिस्क नहीं बनती। तो डॉक्टर्स बोलते हैं उपवास नहीं करना है, रोजे नहीं रखने हैं। तो मैं मेरे हर मरीज को बोलता हूं, जब नवरात्रि उत्सव आता है हर मरीज डायबिटीज का उपवास रखे, रोजे का पीरियड आता है हर मुस्लिम रोजा रखे, और उसमें वो लोग खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि उनके दवाइयों के डोजेस घट गए हैं। दरअसल जब आप फास्टिंग पर जाते हैं तो आपके खून के अंदर शुगर की मात्रा घटने लगती है और ऐसे में आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल से नीचे ना चली जाए, इसके लिए आपको अपनी दवाइयों को कैलिब्रेट करना होता है। तो आप समझदारी से अपनी दवाइयों के डोजेज अगर घटाते जाते हैं, जैसा अक्सर हम डायबिटीज कंट्रोल रिवर्सल प्रोग्राम में बताते हैं और एक इसका एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाया है कि अगर सुबह में 100-110 के नीचे ब्लड शुगर आए तो रात की दवाइयां रीशेड्यूल करें। ब्रेकफास्ट या लंच के बाद में 2 घंटे बाद 140 के नीचे आए ब्लड शुगर तो अपनी दवाइयां रीशेड्यूल करें, भले अपने ही डॉक्टर से बात करके करें। तो अगर ये काम आप समझदारी से करते हैं तो आप फास्टिंग करना चाहिए। अगर आपका वजन ज्यादा है तो खास तौर से करना चाहिए, और अगर वजन आपका नॉर्मल है तो भले आप 3 मील लें पर लो कार्ब मील लें, तो उसमें आपकी ब्लड शुगर ड्रॉप होगी और आपकी दवाइयां धीरे धीरे घटने लगेंगी। अब यहां पर मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाता हूं और एक सवाल भी आपके साथ पूछता हूं। मेरे साथ में एक किस्सा हुआ, मेरे एक पेशेंट का कंसल्टेशन हो रहा था। महिला पूना के अंदर रहती थी पर वो अपने बेटी के यहाँ आई हुई थी। तो पेरेंट्स दोनों ही बैठ करके मेरे साथ में कंसल्टेशन कर रहे थे। मैंने उनको सलाह दिया उपवास करने का, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का। जब बेटी घर पे आई, उसने सुना पेरेंट्स के मुंह से, तो उसने मेरे को फोन किया कि डॉक्टर आपने मेरे पेरेंट्स को फास्टिंग का सलाह दिया है, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ वजन घटाने के लिए, पर मेरे पेरेंट्स करेंगे तो डॉक्टर्स ने तो मना कर रखा है। तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि आपके डॉक्टर्स ने मना इसलिए किया है क्योंकि दवाइयों के हैवी डोजेस पर हैं पेरेंट्स आपके, तो कहीं ये ब्लड शुगर नीचे ना चली जाए। तो उस नीचे ना चली जाए को संभालने के लिए अगर आप दवाइयों के डोजेस को रीशेड्यूल करते जाते हैं तो आपको उपवास रखना चाहिए। तब उनके ये बात समझ में आई। अब मैं आपके सामने एक सवाल करता हूं,
मान लीजिए मॉर्निंग में आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 120 है, 130 है, 150 है, 200 है, 250 है, तो आपकी बॉडी ने तो आपसे शुगर मांगा नहीं, वो तो बोल रही है कि मेरे पास में तो शुगर एक्स्ट्रा है, क्योंकि जो 90 के ऊपर है वो एक्स्ट्रा है, चाहे वो 30 मिलीग्राम हो, चाहे वो 100 हो, 200 हो, तो बॉडी पे इनफ शुगर है और बॉडी में फैट भी है, क्योंकि मैंने ओबीज लोगों को ही सलाह दी इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए या ओवरवेट लोगों को दी, तो बॉडी में फैट भी सफिशिएंट है, बॉडी में शुगर भी सफिशिएंट है, तो अगर आप ऐसे में ब्रेकफास्ट करेंगे तो ब्लड शुगर आपकी 120 130 से 200 जाएगी, फिर 200 को आप फिर 130 लाने के लिए दवाइयां खाएंगे, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाएंगे, तो ये कहां की समझदारी है। तो मैंने उनको बोला भाई आप कोई दवाई मत लीजिए सुबह में, अगर 120 130 140 है तो, और अगर 200 है तो एक मिनिमल अमाउंट में दवाइयां लीजिए और करिए फास्टिंग दोपहर तक, और देखिए दोपहर में आपकी लंच के पहले ब्लड शुगर क्या है, अगर वो घट करके 100 आ गई तो ऐसा लंच करिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम है, तो वो स्पाइक नहीं करेगी, फिर दवाइयों के डोजेज रीशेड्यूल करिए। तो डायबिटीज के मरीज, खास तौर से टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को उपवास रोजे रखने चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, पर कॉशियसली और सुपरविजन में करना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि इस प्रोटोकॉल का डायबो कंट्रोल एंड रिवर्सल प्रोग्राम का हिस्सा बने, जिससे सुपरवाइज्ड वे में आप आगे बढ़ सकें। अब जो दूसरा सवाल किया है वो है SBI करके अकाउंट है, इन्होंने किया है, बड़ा प्यारा सा फोटो दिख रहा है इसमें राधा कृष्ण का। तो इन्होंने पूछा है, इज इट ओके टू ड्रिंक A2 मिल्क फॉर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स। देखिए इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है कि डायबिटीज के किस मरीज को दूध लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। दरअसल A2 मिल्क जो है वो मेन कॉन्टेस्ट में है टाइप 1 डायबिटीज के। टाइप 2 डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में है कि आपको किसी भी प्रकार का एनिमल मिल्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दरअसल बड़ी क्वांटिटी में दूध या उसके प्रोडक्ट्स लेने से, जैसे पनीर या चीज लेने से हम लोग शुरू में रेस्ट्रिक्ट करते हैं, और उसके पीछे है एक हार्मोनल फैक्टर जो है IGF, जो लिवर से निकलता है, ब्रेन से निकलने वाले कुछ हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में। अगर आप मिल्क की बड़ी मात्रा लेते हैं तो आपके शरीर में IGF का एक बड़ा वॉल्यूम बनता है और ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में टाइप 2 डायबिटीज में डिफिकल्टी आती है। और इसके लिए अगर आपको इन लेंथ जानकारी लेनी है तो आप मेरे उस वीडियो को जो दूध को लेकर के एक्सक्लूसिवली बना है उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूं और उसका थंबनेल मैं आपको सामने दिखा रहा हूं, इसे जाकर के देख सकते हैं। तो डायबिटीज के जितने भी मरीज हैं वो एनिमल मिल्क को बेसिकली अवॉइड करें, और अगर चाय में लेना है तो एक बहुत छोटी मात्रा पूरे दिन के अंदर 50 और 100 ml तक ली जा सकती है। मल्टीपल टीज में एक 15-20 ml व्हाइटनर के रूप में डाला जा सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक कमेंट आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो आपको अपनी डायबिटीज रिवर्स करने के लिए कॉन्फिडेंस देगा और मुझे ऑब्वियसली खुशी देगा। तो ये कमेंट है दिनेश शर्मा जी का। ये लिखते हैं, सर मैंने भी आपको फॉलो करके डायबिटीज को रिवर्स किया है और लास्ट 6 मंथ से कोई मेडिसिन भी नहीं ले रहा हूं। थैंक यू संजीव जी, मैंने एकलव्य बनकर आपसे सीखा है। तो दिनेश जी बहुत अच्छा आपने कमेंट डाला है, आपका कमेंट पढ़ करके मेरे को खुशी हुआ। और ये जो मैं वीडियोस बना करके डालता हूं कई लोगों के लिए इसलिए डालता हूं क्योंकि कई लोग मेरे प्रोग्राम अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर सकते। अब मुझे पता नहीं दिनेश जी की अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं, हो सकता है हो भी, परंतु ये सभी के काम आए और आप अपनी डायबिटीज के अंदर अंदर अच्छे रिजल्ट पा सकें, अपने जीवन में आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। अब यहाँ दिनेश जी के लिए मेरा मैसेज खाली इतना होगा कि आपकी दवाइयां बंद हो गई, ब्लड शुगर कंट्रोल में आ गई, तो आपने कंट्रोल और रेमिजन को अचीव किया है। रिवर्सल तक आप जाना, क्योंकि होता क्या है, आप अगर रेमिजन पर रुके रहेंगे तो कुछ समय बाद फिर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और फिर ब्लड शुगर 2-4 साल बाद बढ़ने लगेगी। और अगर आपने एक बार रिवर्सल कर लिया, मतलब 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पास कर लिया, तो अगर ओकेजनली आप कभी मिठाई भी खा लेते हैं तो आपकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी।
परंतु रेमिजन के अंदर अगर आपने ओकेजनली कुछ स्वीट्स ले लिए तो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक कर सकती है। परंतु अगर आप रेमिजन में नियर रिवर्सल की स्टेज में है तो हो सकता है स्पाइक ना भी करे। तो इससे संबंधित अगला सवाल मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, तो जो अगले पेशेंट है उनको शायद इसी बात का भ्रम है। आइए देखते हैं। अब जो अगला सवाल पूछा है वो पूछा है पंकज कुमार जी ने। इनका कहना है, आई एम टेकिंग मोर देन 1 kg मैंगो, माई शुगर इज परफेक्टली फाइन, banana I eat whole year, this video has wrong message, please check yourself। अब देखिए, इनको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, पहले तो आप ये इंश्योर करें कि क्या आप रियल में डायबिटिक हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो कहीं आप दवाइयां तो नहीं ले रहे डायबिटीज की, क्योंकि अगर आप दवाइयों के हैवी डोजेज लेंगे तो ये सब खाने के बाद में शुगर नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर आप दवाइयों से पूरी तरह हट चुके हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करते करते आप रेमिजन कर चुके हैं और रिवर्सल के काफी क्लोज हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। मेरा एक रियल पेशेंट है जो कुछ उमराव या ऐसा कुछ तो भी नाम है उस पेशेंट का, आसाम की तरफ से है। वो पेशेंट इस रोजे के ठीक पहले ब्लड शुगर परफेक्ट आने लगी। मैं उसका नाम सामने दे दूंगा, हाँ, तो मैं जो नाम याद नहीं कर पा रहा हूं उसकी क्लैरिटी आ जाएगी। तो वो भाई ने क्या किया कि वो कुछ अपने काम से अपने घर के बाहर निकला, आउट ऑफ स्टेशन। अब जब वो दूसरी स्टेट में गया तो आपको मालूम है वहां जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उधर राइस ज्यादा खाया जाता है, और मैंने इनके राइस रोके हुए थे, कॉलीफ्लावर राइस या मिलेट राइस पर डाला हुआ था। तो इनकी ब्लड शुगर परफेक्ट आती थी, खाना खाने के पहले 100 के अंदर, खाना खाने के बाद में 110 115। अब ये जब बाहर निकले तो इन्होंने चावल वगैरह खाया, इनकी ब्लड शुगर स्पाइक ही नहीं हुई। अब जब नेक्स्ट रिव्यू मीटिंग आई डायबिटीज रिवर्सल एंड कंट्रोल प्रोग्राम की, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रोग्राम थे तो मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन होते थे, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। वो बोले कि अरे डॉक्टर साहब, मेरी तो ब्लड शुगर बढ़ी ही नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं, आप बोले तो मैं 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके टेस्ट कर लेता हूं। मैंने कहा नहीं नहीं, देखो अभी आपके प्रोटोकॉल जो है पूरी तरह फिट नहीं है, क्योंकि ये ब्लड शुगर की जो आपकी पिछली रीडिंग्स थी ये आते हुए आपको 15-20 दिन ही हुआ था। तो अभी आप जीटीटी पास नहीं कर पाएंगे, आप रेमिजन फेज में हैं, आप रिवर्सल में नहीं गए हैं। तो अभी आपके 2-3 दिन में रोजे शुरू होने वाले हैं, आप रोजे पूरी ईमानदारी से रखिए और 1 महीने के बाद में फिर हम आपका जीटीटी करेंगे। अब ये भाई तो चावल खा करके खुश हो चुके थे, जैसे ये सज्जन आम खा के और केले खा के खुश है। तो उनको फिर रहा नहीं गया, रोजे रखना शुरू किए, पर 15 दिन के बाद ही उन्होंने अपना रोजा ब्रेक किया एक दिन, और खुद ही घर में लेकर के 75 ग्राम ग्लूकोज बैठ गए और खुद ही टॉर्च करके उन्होंने ब्लड शुगर कर डाली। तो उसमें उनका टेस्ट फेल हो गया। क्यों ये फेल हुआ? क्योंकि रिमिजन के अंदर जब उन्होंने चावल लेना शुरू किया तो ब्लड शुगर 140 के ऊपर तो नहीं जा रही थी, पर जैसे ही प्योर ग्लूकोज लिया वो शूट होकर के 160 180 और 200 के ऊपर निकल गई 1 घंटे बाद की रीडिंग। टेस्ट फेल हो गया। तो ये जो आम वाले भाई साहब का भी मैंने जिक्र किया था, ये पहले ये इंश्योर करें कि क्या ये फुल ब्लोन डायबिटिक है, क्योंकि मैं अगर 1 किलो आम खाऊंगा मेरी ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी, पर वहीं मेरा पेशेंट खाएगा। अब दूसरा किस्सा शेयर करता हूं। एक मैडम बेंगलोर से, वो मेरे प्रोग्राम के अंदर थी, ब्लड शुगर ठीक ठाक चल रही थी, तो उनको भी आम के सीजन में किसका मन नहीं होता आम खाने का, तो उनका भी एक दिन मन हुआ और रिव्यू मीटिंग में उन्होंने शेयर किया। तो उन्होंने मेरे को बोला, डॉक्टर आज मेरी ब्लड शुगर 140 आई है, अदरवाइज ये 110 115 आने लगी थी। तो मैंने कहा क्या हुआ मैडम, ऐसा क्या गड़बड़ हो गया? तो बोलिए अरे मैं अक्सर वीडियोस देखती हूँ ना मैंगो वगैरह के, तो मैंने कल रात को एक मैंगो ले लिया, आज सुबह देखा ब्लड शुगर स्पाइक्ड है 20-30 पॉइंट। तो देखिए आप किस फेज में हैं, सवाल उस बात का है, और आप क्या दवाइयां ले रहे हैं। अब यहां एक और किस्सा मैं आपको शेयर करता हूं। मेरे एक रिलेटिव हैं मिस्टर जैन, तो कई मैंने वीडियोस इस प्रकार के देखे लोगों के कि रागी की रोटी खाओ तो कितनी ब्लड शुगर बढ़ती है, आम खाओ तो कितनी ब्लड शुगर बढ़ती है 2 घंटे बाद, केला खाओ तो कितनी बढ़ती है। तो मेरी टीम ने मेरे को सजेशन दिया कि क्यों ना हम भी इस प्रकार के कुछ वीडियोस बना के लोगों की नॉलेज के लिए डालें। तो मैंने कहा चलो डालते हैं। तो एक मरीज देखो भाई जिसको डायबिटीज हो, तो ये मेरे काफी क्लोज पहचान के थे, तो मैंने इनको बुलाया।
इनकी वीडियो बनाना शुरू की, फास्टिंग ब्लड शुगर ली, 130 आई। उसके बाद में इनको 2 गेहूं के आटे की रोटी दी गई, वो उन्होंने रोटी खाई, 1 घंटे बाद रीडिंग निकाली तो 130 से फिर वो 135 आई। तो हम लोग सब शौक में कि अरे यार, आटे की रोटी खाने से तो शुगर इंसान की बढ़ जाती है, ये भाई की क्यों नहीं बढ़ी। तो फिर जब उनको कोरेदा हमने, तो बोला अरे सुबह का गोली तो मैं खा करके आया ना, तो जेनुमेट भाई साहब खा करके आए थे। तो ऐसे में तो ब्लड शुगर नॉर्मल आएगी ही ना। तो हमें क्या लग रहा है कि आटे की रोटी से ब्लड शुगर नहीं बढ़ रही, जबकि मरीजों की तो बढ़ रही है। तो आप अपने डायबिटीज कंट्रोल, रेमिजन, रिवर्सल के किस फेज में हैं, इसे इंश्योर करें, फिर आम को लेकर कमेंट करें। अब मैं आता हूं प्योर आम पे। आम के अंदर 16 से करीब 25-30 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट पर 100 ग्राम होता है, और इस पे भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है फ्रूट्स वाला, उसमें पूरी मैंने कैलकुलेशन बताई है। जो लोग, एक यूट्यूब पर एक सज्जन आते हैं, डाइटिशियन है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बोलते हैं भर भर के फल खाओ। वो भर भर के फल खाओ वाले जो है ना, उनका भी एक इंसिडेंस बताता हूं। एक मेरे मुंबई का पेशेंट था, मोदी जी करके, वो पूना में मालूम पड़े कि वही फल वालों का उनका कैंप चालू है, तो वो बोलते हैं भर भर के फल खाओ। तो ये भाई ने क्या किया, 700 ग्राम अंगूर खाए, बॉडी वेट का 1%, और पहुंच गए वहां पर कैंप के अंदर। कैंप में बाहर ही टेबल थी, वहां ब्लड शुगर चेक की जा रही थी। ब्लड शुगर चेक करी, 400 निकली। तो उसी ने ही पूछ लिया कि भाई क्या खा के आ रहे हो। तो ये बोले साहब आप ही लोग बोलते हो 700 ग्राम अंगूर खा के आया हूं, और ये हाल है मेरा, अब आप बताओ करूं क्या। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई था, इसलिए ब्लड शुगर इतना स्पाइक हो गया वही अंगूर खा के। पर इन सज्जन का ब्लड शुगर हिला भी नहीं। तो हो सकता है ये रेमिजन कर चुके हो, या रिवर्सल में हो, या कोई गोली खा करके बैठे हो। तो जब आप आम खाते हैं तो उसमें 50% ग्लूकोज, 50% फ्रक्टोज आता है। तो ग्लूकोज आपकी ब्लड शुगर को इमीडिएट स्पाइक करेगा, और फ्रक्टोज आपके लिवर में जाएगा मेटाबोलाइज होने के लिए, और ये और डेंजरस है, क्योंकि फ्रक्टोज आपके बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज के नंबर को घटाता है, सेल्स के अंदर उनको इनएक्टिव करता है। तो उसके कारण आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आपकी डायबिटीज फ्यूचर में बढ़ेगी। साथ में एल्जाइमर्स में भी इसका रोल है फ्रक्टोज का। तो आपके ये ब्रेन में जाकर के टाइप 3 डायबिटीज, जिसके कारण लोगों की याददाश्त एक समय बाद कमजोर होने लगती है, उसको इंपैक्ट करेगा। तो ब्रेन के न्यूरॉन्स पर भी। तो फ्रक्टोज को इतनी हाई क्वांटिटी में ना लें। मैं आपको खाली सजेस्ट कर सकता हूं, प्रेशर तो मैं नहीं कर सकता। तो मैं मेरे मरीजों को यही कहता हूं कि इन फलों का सेवन करें। एक आध स्लाइस आपको खानी है आप खाएं, पर अपनी ब्लड शुगर को चेक करते हुए खाएं। और यदि आपको 1 किलो खाने से कुछ नहीं होता तो बहुत ही खुशी की बात है, आपको शुभकामनाएं, आप खाइए। पर ये एक बार इंश्योर करिए कि क्या आप रिवर्सल कर चुके हैं या आप गोली खा करके बैठे हैं, प्लीज। अब अगला सवाल पूछा है मिस्टर सुहास आप्टे जी ने। ये पूछते हैं, कैन यू हेल्प इन ट्रीटिंग डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड डायबिटिक रेटाइनोपैथी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इनके कारण पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है डायबिटीज में। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी और रेटाइनोपैथी से रिलेटेड मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मेरा एक पेशेंट था जिसने डायबिटीज को पूरी तरह रिवर्स किया। उसकी उम्र 70 साल। रिवर्सल के बाद में उनको समय पर न्यूरोपैथी भी थी। तो न्यूरोपैथी में जो उन्होंने 6 महीने में डायबिटीज को रिवर्स किया, न्यूरोपैथी में काफी लाभ हो गया। पर रिवर्सल के बाद में भी न्यूरोपैथी हल्की उनको बनी रही। तो मैंने उनको सलाह दी कि आपकी डायबिटीज की जो दवाइयां हैं वो बंद हो चुकी हैं, हमारा ग्लूकोफ्री भी आप बंद कर दीजिए, परंतु नर्वोकूल, विटामिन डी, विटामिन ई चालू रखिए। कभी रात में ज्यादा तकलीफ हो तो गाबापेन या प्रेगालिन, जैसा आपको डॉक्टर ने बोला है, उसका सपोर्ट ले सकते हैं। डाइट को ठीक से मैनेज करते हुए आप आगे बढ़ें। 6 महीना, साल, 1.5 साल के अंदर आपकी न्यूरोपैथी क्लियर हो जानी चाहिए। अब 1 से 1.5 साल के अंदर उनकी न्यूरोपैथी में इतना रिलीफ आ गया कि उन्होंने बोला कि शायद अब मैं ये बाकी की दवाइयां भी बंद कर सकता हूं। जब उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने कहा कि अगर आपको अबाउ 90% रिलीफ है, आप बंद कर दीजिए, नहीं तो अननेसेसरी विटामिन आपके शरीर में लोड होते चले जाएंगे। उन्होंने बाकी के सारी सपोर्टिव मेडिसिन बंद कर दी। फिर कुछ समय बाद वो लंदन चले गए वापस। लंदन से उनका फोन आया कि डॉक्टर मेरे आईज के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, परंतु मेरी न्यूरोपैथी परफेक्ट है, ब्लड शुगर परफेक्ट है, मैंने यहाँ डॉक्टर को दिखाया था
तो पहले से ही मैं इंजेक्शंस मेरे ले रहा हूं। उन्होंने कोई स्पेसिफिक इंजेक्शंस बताए थे, क्योंकि मैं नाम बताऊंगा तो फिर वो सेल्फ मेडिकेशन और प्रमोशन वाला सब्जेक्ट बन जाएगा। तो फिर वो इंजेक्शन मैंने उनको कंटिन्यू करने बोला और उनको ये सलाह दी अपनी ब्लड शुगर को मॉनिटर करते रहें, न्यूरोपैथी को मॉनिटर करते रहें, अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए तो डाइटरी प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहें और इसके साथ में वो इंजेक्शन आईज में लगवा के ले लें। तो यहां मैं ये कहना चाहूंगा, इन चीजों को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, पर जो चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं उनको एक हद तक रिवर्स किया जा सकता है, पूरी तरह से नहीं कर सकते। अगर किसी को मान लीजिए न्यूरोपैथी के अंदर इतना प्रॉब्लम ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में हो चुका है कि उसके हार्ट पे असर आ रहा है या बाकी के ऑर्गन्स के ऊपर असर आ रहा है, तो उतना रिवर्सल तक जाना मुश्किल हो सकता है। पर अगर हाथ पैरों में जलन है, कांटे चुभ रहे हैं, थोड़ा इम्बैलेंस है, तो इन चीजों को ठीक किया जा सकता है। आईज के अंदर मान लीजिए पूरी तरह रेटाइनोपैथी हो गई, आपका रेटिना डिटैच हो गया है, तो डिटैच को अटैच तो नहीं किया जा सकता, उसमें तो आपकी लेजर सर्जरी ही होगी, पर आगे आने वाले साइड इफेक्ट्स को रोका जा सकता है। ये आप डाइटरी प्रोटोकॉल और LDCF डाइट के माध्यम से और इन प्रोग्राम्स के माध्यम से कर सकते हैं। अब ये जो अगला सवाल पूछा है, ये पूछा है रवि त्रिवेदी जी ने। इन्होंने सवाल क्या पूछा है, थोड़ी मेरे को नसीहत दी है। ये बोलते हैं, प्लीज डोंट मिसगाइड, योर ऑल पोस्ट्स आर नॉट ट्रीटमेंट बेस्ड। देखिए, अब इस सवाल पर मैं क्या बोलूं, आप बेहतर है सारे कमेंट्स जाकर के पढ़ लें, और फिर भी आपको भरोसा नहीं हो तो जो सामने आपको वीडियो दिख रहा है इसे क्लिक करें। इस तरह के कई सारे टेस्टिमोनियल पेशेंट्स के हैं, उन्हें सुने और खुद इस बारे में निर्णय लें। थैंक यू वेरी मच।